बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 9th सब्जेक्ट फिज़िक्स, चैप्टर नंबर 6 डेट इज़ वर्क एंड एनर्जी। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोगों ने 9th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने वर्क और एनर्जी को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट हम जो हैं वो एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और सेकंड हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन को स्टडी करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाने से पहले मैं एक बार जो है चैप्टर के मेन पॉइंट को रिवाइज कर लेता हूं, जो हमें हेल्पफुल होंगे आज के एमसीक्यूज को सॉल्व करने में और कंसेप्चुअल क्वेश्चन को स्टडी करने में। तो चलते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट टॉपिक में हमने स्टूडेंट डिस्कस किया था इसमें वर्क को और एनर्जी को। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन अराइज के व्हाट इज वर्क। वर्क हमारे पास क्या है? तो स्टूडेंट हमने कहा था कि व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन बॉडी एंड बॉडी मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स देन वर्क इज सेड टू बी डन। कि स्टूडेंट हमने क्या कहा था कि जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें और वो बॉडी अप्लाइड फोर्स ही की डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव कर जाए तो हम कहते हैं कि बॉडी ने क्या कर दिया है? वर्क डन किया है, वर्क परफॉर्म किया है। अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी मूव करे, डिस्प्लेसमेंट भी हो और अप्लाइड फोर्स भी हो, तो बॉडी की डायरेक्शन जो है अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में जब मूव करेगी तो हम कहेंगे बॉडी ने क्या किया है? वर्क डन किया है। वर्क डन को मैथमेटिकली स्टूडेंट हमने लिखा था W इक्वल टू एफ डॉट एस, एफ अप्लाइड फोर्स, एस जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। अब इन दो के दरमियान डॉट प्रोडक्ट है स्टूडेंट। मैंने आपको कहा था कि डॉट प्रोडक्ट को जब कभी भी हम खत्म करते हैं तो उस वक्त एंगल कौन सा लगाते हैं? cos थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट को रिमूव करूंगा तो साथ एंगल आ जाएगा cos थीटा। W इज इक्वल टू एफ एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये मेरे पास वर्क का फार्मूला बन गया था। अगर हमें वर्क डन में अप्लाइड फोर्स की वैल्यू गिवन हो, बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में एस की वैल्यू गिवन हो और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल बन रहा था उसकी वैल्यू गिवन हो, तो हम इस फार्मूले की मदद से हम इजीली बॉडी ने जो वर्क डन किया है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास स्टूडेंट हमने कहा था कि ऑन द बेसिस ऑफ थीटा, ये हमारे पास थीटा की बेस पे वर्क हैज थ्री टाइप्स। वर्क की हमारे पास तीन टाइप्स आ जाएंगे, हैं पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क क्या था कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे उस वक्त पॉजिटिव वर्क के लिए हमारे पास एंगल थीटा कितना बनता था? 0 डिग्री। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना होगा? जब 0 डिग्री होगा उस वक्त वर्क डन जो होगा उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास कौन सा वर्क डन है? पॉजिटिव वर्क डन है। अब नेगेटिव वर्क डन के हमने कहा था कि नेगेटिव वर्क डन में क्या होता है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस सेम ही हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो। एक्सिस एक्स है, दोनों का एक्सिस हो, एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस है, दोनों का वाई एक्सिस पे हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वो एक दूसरे का अपोजिट एंटी पैरेलल हो। उस वक्त एंटी पैरेलल के केस में नेगेटिव वर्क डन के में एंगल थीटा हमारे पास कितना आना चाहिए था? 180 डिग्री। तो उस वक्त जो वर्क डन होगा वो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव वर्क डन। तो नेगेटिव वर्क डन के लिए एंगल की वैल्यू कितनी थी? 180। और जीरो वर्क डन हमारे पास कब होगा? जब हमने कहा था फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में नहीं होगा, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के साथ एंगल बनाएंगे। कितने का एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री का। तो उस वक्त जो फोर्स होगी, उस वक्त जो वर्क डन होगा उसको हम कहेंगे कौन सा वर्क डन है? जीरो वर्क डन। तो जीरो वर्क डन के लिए हमारे पास एंगल थीटा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। अब दूसरी बात हमारे पास क्वेश्चन था एनर्जी के बारे में कि एनर्जी क्या है? तो हमने कहा था द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। किसी भी बॉडी के, किसी भी जिस्म में काम करने की जो सलाहियत होती है, एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, डेट इज कॉल्ड एनर्जी। अब मैकेनिकल हमारे पास एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी और बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है डेट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। और क्वेश्चन अराइज व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। वो एनर्जी जो बॉडी को मोशन की वजह से मिलती है डेट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एंड मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एंड पोटेंशियल एनर्जी द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू चेंज इट्स शेप और पोजीशन। वो एनर्जी जो बॉडी की पोजीशन चेंज होने से, ग्राउंड की सरफेस से हाइट उसकी बने या उसकी पोजीशन में चेंज आए, यानी उसकी शेप में चेंज आए, शेप में चेंज आए या उसकी ग्राउंड की सरफेस से उसकी कुछ हाइट बने, तो उस वक्त उसके पास जो एनर्जी होगी, वर्क डन होगा, वो एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा और उस एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं? पोटेंशियल एनर्जी का। और पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमारे पास फार्मूला आया था, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? mgh के। तो ये तो स्टूडेंट हमने डिस्कस किया कि इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज हमें क्या कहता है। स्टूडेंट फर्स्ट एमसीक्यूज में कहता है कि वर्क डन विल बी जीरो। वर्क डन जो होगा वो जीरो होगा। कब? व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज, के एंगल जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल होगा वो कितना होगा? 30, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री। वो पूछते हैं कि वर्क डन हमारे पास जीरो होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल जो बने वो कितना होना चाहिए।
तो स्टूडेंट हमने कहा था कि जीरो वर्क के लिए हमारे पास क्या होगा, जीरो वर्क का हमने कहा था कि हमारे पास जीरो वर्क के इस तरह के होता है कि फॉर एग्जांपल ये दीवार है, इस दीवार पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स जो है वो आगे की तरफ लग रही है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस तरह है। अब फोर्स वाल के दरमियान और फोर्स के दरमियान जो एंगल बनता है वो कितने हैं, 90, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो अब इस केस में हम दीवार तो हमारी फोर्स की डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव नहीं कर रही, इस वक्त जो वर्क डन हो रहा है वो कौन सा वर्क डन हो रहा है, जीरो। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यानी वाल और फोर्स के दरमियान एंगल जो बन रहा था वो कितने का बन रहा था, 90 डिग्री। तो हमने वर्क की टाइप्स में पढ़ा था कि जीरो वर्क डन के लिए हमारे पास एंगल जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल होना चाहिए वो कितनी डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। यानी W इज इक्वल टू एफ एस इंटू काज ऑफ थीटा और W इज इक्वल टू एफ एस इंटू काज ऑफ 90 डिग्री, और काज 90 डिग्री हमें मालूम है किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। तो W इज इक्वल टू एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय जीरो डेट इज इक्वल टू जीरो। तो वर्क डन हमारे पास कब आया, जीरो। जब वर्क डन जीरो के बराबर आया था, कब, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान हमने एंगल की वैल्यू कितनी ली थी, थीटा की वैल्यू ली थी 90 डिग्री। तो इसमें स्टूडेंट 1 MCQs में जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो आ जाता है वो डेट इज इक्वल टू डी आ जाता है। यानी इसमें फर्स्ट में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है डी आ जाएगा, 90 एंगल आ जाएगा। सेकंड MCQs में कहते हैं स्टूडेंट के 30 न्यूटन फोर्स इज एक्सर्टेड एंड द ट्रॉली मूव्स एट डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वर्क इज डन। वर्क डन इज, कहते हैं कि हमारे पास 30 न्यूटन फोर्स अप्लाई की जाती है, एक्सर्टेड होती है, लगती है, एंड द ट्रॉली मूव्स, जो ट्रॉली है वो मूव कर जाती है एट डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। वो कितने डिस्टेंस पे मूव करती है, 5 मीटर डिस्टेंस पे 30 न्यूटन फोर्स लगने से जो ट्रॉली मूव करती है वो 5 मीटर डिस्टेंस पे मूव करती है। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में वो ट्रॉली मूव करती है। वर्क डन इज, जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, 6 जूल, 25 जूल, 150 जूल और 0.717 जूल होगा। वर्क डन पूछता है कि कितना, कैलकुलेट करें कि वर्क डन कितना परफॉर्म होगा। तो स्टूडेंट अब हमें यहाँ पे गिवन क्या चीज है, फोर्स गिवन है। फोर्स की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है, 30 न्यूटन फोर्स गिवन है। एक्सर्टेड एंड ट्रॉली मूव्स इन मूव ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। डिस्टेंस हमें कितना गिवन होता है, डिस्टेंस गिवन करता है 5 मीटर, डिस्टेंस गिवन करता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में 5 मीटर वो ट्रॉली मूव करती है जब फोर्स 30 न्यूटन लगती है। तो कहता है कि आप ये बताएं कि हमारे पास जो है वर्क डन कितना होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू नहीं गिवन, लेकिन थीटा की वैल्यू मैं पुट करता हूँ 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे वो जो लिख रहा है कि इन द ट्रॉली जो मूव करती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में मूव करती है, यानी फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो फिर एंगल थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो हमें पता है वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन W इज इक्वल टू एफ एस इंटू काज ऑफ थीटा, और W इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू कितनी है, फोर्स की वैल्यू 30 न्यूटन है, और एस डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू काज ऑफ 0 डिग्री। अब W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 इंटू 5 काज 0 डिग्री, 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 रहेंगे। अब वर्क है तो 30 मल्टीप्लाई बाय क्या है 5, तो कितने हो जाएंगे, 5 0 0 5 3 15, 150 जूल। तो वर्क डन की किसके बराबर हो जाएगा, 150 वर्क है तो वर्क के यूनिट क्या आ जाएंगे, 7 जूल आ जाएंगे। तो वर्क हमारे पास कितना होगा, 150 जूल। तो सेकंड ऑप्शन में हमारे पास करेक्ट जो ऑप्शन बनता है वो डेट इज सी, यानी 150 जूल बन जाएगा, 150 जूल आ जाएगा। MCQs नंबर 3 में कहते हैं स्टूडेंट के इफ स्पीड ऑफ कार डिक्रीजेज, एक कार है जिसकी स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम होती जाती है, बाय हाफ पहले की निस्बत कितनी स्पीड कम होती है, हाफ पहले जितनी स्पीड थी उसका हाफ स्पीड डिक्रीज हो जाती है। द काइनेटिक एनर्जी चेंज बाय फैक्टर, कहते हैं कि उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, चेंज होगी किस फैक्टर के साथ चेंज होगी, यानी कहते हैं कि कार स्पीड है, स्पीड ऑफ कार जो थी वो डिक्रीज हुई पहले की निस्बत, स्पीड जो है वो हाफ होगी, ओरिजिनल वैल्यू से हाफ कर गई। कहते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, बताएं किस फैक्टर के साथ काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। तो स्टूडेंट हम सपोज करते हैं, हमें मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी पहले जब वो मूव कर रही थी, सपोज के उस वक्त उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो थी हाफ mv का स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। अब उसकी पहले जो स्पीड थी वो कार की v थी, उसके साथ उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर बन जाती है। अब उसकी जो स्पीड जो है वो डिक्रीज होती है। अब v जो है जब डिक्रीज होती है तो यानी स्पीड जो है वो हाफ टाइम डिक्रीज हो जाती है, पहले ओरिजिनल की निस्बत पहले जो वैल्यू थी ओरिजिनल वैल्यू उसके हाफ डिक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, अब जब स्पीड डिक्रीज हुई है तो हम स्पीड को v प्राइम का नाम दे देते हैं, कहते हैं कि जब वेलोसिटी है उसकी स्पीड में डिक्रीज आई है तो वो कितनी हुई है, v प्राइम स्पीड होगी, और v प्राइम किसके बराबर थी, ओरिजिनल वैल्यू के पहली बारी जो स्पीड थी उसका हाफ हो गई है, v जो ओरिजिनल वैल्यू थी v उसका v डिवाइडेड बाय 2 यानी उसका हाफ हो गई थी। अब जब
स्पीड डिक्रीज हुई है तो उस वक्त काइनेटिक एनर्जी को हम नाम देंगे अब वी प्राइम का। वी प्राइम किसके बराबर हो जाएगी, हाफ एम, वी की जगह वी डिक्रीज होगी तो वी प्राइम का स्क्वायर आ जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्राइम, यानी जब स्पीड डिक्रीज हुई तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, उसको काइनेटिक एनर्जी प्राइम किसके बराबर हो जाएगी, हाफ एम वी प्राइम की वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू के, वी प्राइम की वैल्यू वी डिवाइडेड बाय 2, वी डिवाइडेड बाय 2 का वी का स्क्वायर, तो वी का स्क्वायर आ जाएगा सिंपल, डिवाइडेड बाय 2, 2 2 जार 4 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, प्राइम डेट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 को मैं बाहर ले लेता हूं और ये हाफ एम इनटू वी का स्क्वायर। अब क्या बन जाएगी, वैल्यू हमारे पास बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्राइम डेट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 और हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी के। तो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर इसके हाफ एम वी स्क्वायर की जगह मैं काइनेटिक एनर्जी पुट कर दूंगा। अब क्या है, काइनेटिक एनर्जी ये जो चेंज हुई, डिक्रीज हुई काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगी, वो किस फैक्टर से, वो 1 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स जो है उस फैक्टर से वो डिक्रीज होगी। जैसे काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी कम हुई है तो काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आएगी, काइनेटिक एनर्जी में किस फैक्टर के साथ चेंज आएगी, वो 1 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स के साथ वो चेंज होगी। तो थर्ड में करेक्ट ऑप्शन आ जाता है मेरे पास स्टूडेंट 1 डिवाइडेड बाय 4 डी आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन जो है वो 1 डिवाइडेड बाय 4 यानी डी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम सिक्यूज नंबर 4 में कहते हैं एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 किलोग्राम इज लिफ्टेड वर्टिकली थ्रू ए हाइट ऑफ 5 मीटर, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय ऑब्जेक्ट इज। कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास मेरे पास कितना है, कहता है कि 10 किलोग्राम उसका मास है, इस लिफ्टेड उसको ऊपर उठाया जाता है वर्टिकली, ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में उसको उठाया जाता है, ऊपर की तरफ लिफ्ट किया जाता है थ्रू ए हाइट, कितनी हाइट के साथ, 5 मीटर उसको ऊपर की तरफ लिफ्ट किया जाता है। द ग्रेविटेशन, जाहिर सी बात है कि उसके अब जब उसको 5 मीटर ऊपर की तरफ हर सर्फेस से ऊपर की तरफ लेकर चले गए हैं तो उसकी ग्राउंड सर्फेस से उसकी क्या बन रही है, हाइट बन रही है, हाइट बन रही है। तो इट मीन उसके पास द ग्रेविटी, उसके पास वो वर्क डन जो स्टोर किया हो जाएगा बॉडी के अंदर एनर्जी की फॉर्म में, कौन सी एनर्जी की फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हाइट है, हाइट के केस में उस पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो कहते हैं कि अब आप ये बताएं कि उस ऑब्जेक्ट के पास कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जब उसको 5 मीटर हाइट से ले गए और उसका मास था 10 किलोग्राम। तो स्टूडेंट ये सिचुएशन कुछ ऐसी है, हमें गिवन कर देता है मास की वैल्यू, मास की वैल्यू कितनी है, 10 किलोग्राम। अब दूसरी बात है कि वो हमें हाइट गिवन करता है, ऑब्जेक्ट को हम कितनी हाइट पे ले गए हैं, हाइट को 5 मीटर पे हाइट पे ले गए, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो स्टूडेंट देखें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हमने फार्मूला पढ़ा था, ग्रेविटेशनल एनर्जी mgh के बराबर होती है। अब मास हमें गिवन है, मास कितना है 10 मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू हमें मालूम है 9.8 होती है, मल्टीप्लाई बाय हाइट की वैल्यू कितनी है, h आ जाएगा। h की वैल्यू कितनी है, सॉरी इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय हाइट की जगह वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, 5 की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो स्टूडेंट जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 10 5 50, 50 मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो अब 50 मल्टीप्लाई बाय 9.8 करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट जो बनता है 490। अब ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी के साथ यूनिट क्या आ जाएंगे, जूल आ जाएंगे। तो मेरे पास इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी बनती है वो 490 जूल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन मेरे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा डी आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ये नहीं करेक्ट ऑप्शन इसके पास डी है, 490 जूल एनर्जी उस सब्जेक्ट के पास आ जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन में पूछता है कि किलोवाट हार इज द यूनिट फॉर, कहते हैं किलोवाट हार किसके यूनिट है हमारे पास स्टूडेंट। अब देखिए हमें मालूम है कि पावर किसके बराबर होता है, पावर बराबर होता है वर्क डन पर टाइम। अब देखिए यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो वर्क डन मल्टीप्लाई बाय पी इंटू टी हो जाएगा। वर्क डन ही बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है, किसकी फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में, जो वर्क डन बॉडी करती है वही एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। और पावर के यूनिट क्या आ जाते हैं, किलो वाट, और टाइम के यूनिट क्या आ जाते हैं, हार। तो किलो वाट हार किसके यूनिट बने, वर्क के, और वर्क एक्चुअली क्या होती है, एनर्जी होती है, वर्क बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है एनर्जी के फॉर्म। तो किलो वाट इंटू हार किसके यूनिट आप बन गए, एनर्जी के यूनिट। तो यहाँ पे मेरे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा मेरे पास, ए में क्या है, एनर्जी का पूछता है तो करेक्ट ऑप्शन मेरे पास एनर्जी है। किलो वाट हार किसके यूनिट आ जाते हैं, एनर्जी के। पूछता है 7 MCQs में कि 1 हॉर्स पावर किसके बराबर है। स्टूडेंट हमने कहा था कि पावर के जो लार्ज यूनिट होते हैं वो हॉर्स पावर होते हैं, और 1 हॉर्स पावर हमें मालूम है किसके बराबर होता है, 746 वाट मिल के 1 हॉर्स के पावर के बराबर होता है। तो पावर के जो यूनिट लार्ज यूनिट है 1 हॉर्स पावर किसके बराबर हो जाएगा, 746 वाट के। तो 7 में करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, 746 है, यानी सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कहते हैं हेरा 8 MCQs में कहते हैं कि
हेरा weighing 500 Newton takes 90 seconds to reach the top of a hill 18 meter height. Her average muscular power is, कहते हैं कि हेरा जो है उसका वेट जो है वो कितना है 500 न्यूटन है। हेरा का वेट जो है वो 500 न्यूटन टैक्स वो उठाती है 90 सेकंड में टू रीच द टॉप ऑफ ए हिल। हेरा जो है वो कितना वेट उठाती है 500 का वेट उठाती है। टाइम कितना लेती है 90 सेकंड। टाइम कितना लेती है 90 सेकंड लेती है टू रीच द टॉप ऑफ द हिल। एंड कितने उसकी हाइट कितनी है हिल की, वो 18 मीटर है। कहते हैं कि उसकी मस्कुलर एवरेज पावर बताएंगे उसकी पावर कितनी होगी। अब हमें गिवन क्या करते हैं स्टूडेंट, हमें मालूम है कि उसका वेट कितना है। वेट हमें मालूम होता है किसके बराबर होता है mg के बराबर होता है, और mg उसकी कितने गिवन करता है 500 न्यूटन गिवन करता है। अब कहते हैं कि वो कितनी हाइट पे वेट को ले जाती है 18 मीटर की हाइट पे ले जाती है। और हमारे पास कहते हैं कि आप ये बताएंगे उसकी पावर कितनी होगी। अब हमें मालूम है पावर किसके बराबर होता है वर्क डन पर टाइम। तो अब क्या होगा, पावर को कैलकुलेट करने के लिए पावर W किसके बराबर हो जाएगा mg के बराबर हो जाएगा। mg और हमें मालूम है कि ये जब नीचे से 18 मीटर की हाइट पे चले जाएगा तो उसने जो वर्क डन किया है वो ये एक्चुअली पावर किसके बराबर वर्क डन पर टाइम है। तो वो जब 18 मीटर की हाइट तक चला जाएगा उसने जो वर्क डन किया वो उस पॉइंट पे पहुंच कर उस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा एक्चुअली किसकी फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो यहाँ पे लिखने से पहले मैं लिख सकता हूँ ना, पोटेंशियल वर्क डन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो अब पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, हमें मालूम है mg h के बराबर होती है डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम के बराबर आ जाएगा। अब क्या है पोटेंशियल एनर्जी mg की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 500 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय हाइट की वैल्यू कितनी है, हाइट 18 है, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम हमें गिवन है, टाइम कितना लगता है, टाइम जो है वो 90 सेकंड है। जब इसको स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 100 वाट आ जाएगा। पावर है तो पावर के यूनिट क्या आ जाएंगे, वाट आ जाएंगे। तो मेरे पास जो पावर उसकी होगी एवरेज मस्कुलर पावर जो बनती है वो 100 वाट बनेगी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन मेरे पास स्टूडेंट आ जाएगा बी 100 वाट आ जाएगा। 8 में जो है बी आ जाएगा 100 वाट आ जाएगा। कहते हैं कि ए मशीन इज एबल टू लिफ्ट 200 न्यूटन ऑफ द कंक्रीट स्लैब वर्टिकली अप टू ए हाइट ऑफ 30 मीटर अबाउ द ग्राउंड इज इन 50 सेकंड द एवरेज पावर ऑफ द मशीन इज। कहते हैं कि मशीन है जो 200 न्यूटन जो है उस स्लैब को ऊपर की तरफ उठाती है, कितनी उसकी हाइट कितनी होती है, हाइट की वैल्यू 30 मीटर है। कहते हैं कितना टाइम लेती है 50 सेकंड लेती है। तो कहते हैं कि एवरेज पावर उसकी बताएं। वही MCQs स्टूडेंट हमारे पास हमें गिवन कर देता है, इसमें भी हमें गिवन कर देता है वेट गिवन कर देता है कितना कि वो 200 न्यूटन वेट आ जाता है। उसके बाद हमारे पास हाइट गिवन करता है 30 मीटर उसकी हाइट आ जाती है। और टाइम कितना गिवन करता है 50 सेकंड। तो हमें मालूम है कि किसके बराबर होती है पावर इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई T। और पावर किसके बराबर होगी, W की वैल्यू हमारे पास कितनी है, W इज इक्वल टू, अब W किसके बराबर होता है mg एन टू, साथ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है तो साथ हाइट पे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी mg की वैल्यू हमें गिवन है वेट के बराबर होता है, W इज इक्वल टू mg के बराबर होता है। और mg की वैल्यू गिवन करता है 200 मल्टीप्लाई बाय h, हाइट की वैल्यू कितनी है 30 आ जाता है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा टाइम आ जाएगा, टाइम 50 आ जाएगा, 0 0 के साथ कट जाएगा। 5 1 इज 5 5 4 जार 20 और 3, तो ये मेरे पास 0 ऊपर चला जाएगा 40 बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय अब 3 हो जाएगा। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 3 डेट इज इक्वल टू 43 जार 120 और 7 पावर के यूनिट क्या आ जाएंगे हमारे पास वाट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन मेरे पास स्टूडेंट आ जाता है सी आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सी, डेट इज इक्वल टू सी, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 120 वाट आ जाएगा। नेक्स्ट जाते हैं स्टूडेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ। कंसेप्चुअल क्वेश्चन में फर्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन में कहता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 में पूछता है आपसे, कहते हैं कि स्टूडेंट कैन ए सेंट्रीपिटल फोर्स एवर डू वर्क ऑन एन ऑब्जेक्ट एक्सप्लेन। कहते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कभी किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क डन कर सकती है, एक्सप्लेन, इस चीज़ को एक्सप्लेन करें। कहते हैं कि पूछता वो ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारे पास कभी वर्क डन कर सकती है, सेंट्रीपिटल भी फोर्स है वो ऑब्जेक्ट पे ऊपर लगती है, क्या वो वर्क डन कैलकुलेट करती है, कोई भी वर्क डन उस ऑब्जेक्ट के अंदर परफॉर्म होता है जब सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है, एक्सप्लेन करें। स्टूडेंट फर्स्ट टाइम कंसेप्चुअल क्वेश्चन को स्टडी करने के बाद आपके ज़हन में जो मेन आइडिया आना है चाहिए वो ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स। आपने कहा कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमारे पास एक ऐसी फोर्स होती है जो द
जो किसी भी बॉडी को मजबूर करती है, कंपेल करती है कि वो कौन सी मोशन करे, सर्कुलर मोशन करे। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स व्हिच कंपेल द बॉडी टू परफॉर्म ए सर्कुलर मोशन। तो अब हम कहते हैं द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अ ऑब्जेक्ट इज जीरो। इसका आंसर, फर्स्ट का आंसर जो है वो हमारे पास कहते हैं द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है ऑन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब एक्ट करती है तो वहां पे कोई भी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कोई वर्क डन नहीं होता। अब हम उसकी देंगे स्टूडेंट रीजन क्या है। द सेंट्रीपिटल फोर्स कंपेल ए ऑब्जेक्ट टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को कंपेल करती है, मजबूर करती है कि वो कौन सी मोशन करे, सर्कुलर पाथ में मूव करे, एंड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये जो फोर्स होती है वो डायरेक्शन ऑफ द मोशन के ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। ये नहीं, हमारे पास इसकी स्टूडेंट कुछ इस तरह की सिचुएशन बनती है कि सपोज कि हमारे पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो है सेंट्रल फोर्स है, एक सेंटर से एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती है और उसको मजबूर करती है कि ये सेंटर की तरफ क्या करे, सर्कुलर मोशन करे। अब देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे वो ऐसे मूव कर रहे हैं, उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर की तरफ होती है। अब देखिए ये सेंटर की तरफ है जबकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इस तरह से मूव कर रहा है। तो अगर मैं इसका छोटा सा पॉइंट लूँ, ये डिस्टेंस बॉडी का इस तरह से है जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरफ जा रही है, तो अब इन दोनों के दरमियान जो एंगल थीटा बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो अब मैं कह सकता हूं कि एंड जो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। जब दो चीजें परपेंडिकुलर होती हैं उनके दरमियान एंगल थीटा 90 का बनता है। और हम कह सकते हैं द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सेंट्रीपिटल फोर्सेस कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स के दरमियान और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के दरमियान कौन सा एंगल बनता है, 90, क्योंकि वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर होते हैं। अब सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्जेक्ट को सिर्फ कंपेल कर सकती है कि वो सेंट्रीपिटल सर्कुलर मोशन करे, लेकिन वो बॉडी जब सेंट्रीपिटल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करती है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन में मूव नहीं करता। जबकि हमने अब क्या होता है, W इक्वल टू एफ एस इंटू काज ऑफ थीटा, W इक्वल टू एफ एस काज ऑफ थीटा की जगह कितनी वैल्यू आ जाएगी, 90 डिग्री। W इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन जो है वो जीरो हो जाएगा। जब सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगती है तो कोई वर्क डन नहीं करता, क्योंकि वर्क डन के लिए हमने कंडीशन पड़ी थी कि ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्ट करे और वो ऑब्जेक्ट फोर्स ही की डायरेक्शन में मूव करे। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स तो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन में मूव नहीं करता, वो सर्कुलर मोशन में करता है सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ 90 का एंगल बनाते हुए। तो जब एंगल 90 का बनता है तो वर्क डन हमें पता है कि किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। सेकंड एमसीक्यू कंसेप्चुअल क्वेश्चन में स्टूडेंट पूछता है, कहते हैं कि व्हाट हैपेंस टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट व्हेन इट पेनिट्रेट इनटू द सैंडबैग। कहते हैं कि व्हाट हैपेंस, क्या होगा टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट। एक बुलेट है जो पेंट्रेट कर जाती है, घुस जाती है किस पे, एक रेत के थैले में। जब बुलेट पेंट्रेट करती है, उसमें घुसती है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो उसके साथ क्या होगा। यानी बुलेट जो है वो जब रेत के पैक के साथ इंटर होती है, उसमें पेंट्रेट करती है, घुस जाती है, तो उसकी बुलेट की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कैसे होगी, उसके साथ क्या हैपन होगा। तो स्टूडेंट हमने कहा कि आंसर नंबर 2 में कि व्हेन फास्ट मूविंग बुलेट इज पेनिट्रेट इनटू द सैंडबैग, जब एक बुलेट जो तेज़ रफ्तार के साथ, बुलेट जो है तेज़ी के साथ मूव करती हुई बुलेट जो है वो पेनिट्रेट करती है, घुस जाती है किस में, सैंडबैग में, एक रेत के थैले में। द मोशन ऑफ बुलेट इज अपोजेड बाय रिटार्डिंग फोर्स। जो बुलेट की मोशन होगी, उसकी जो स्पीड होगी उसको अपोज करेगी, उसके रास्ते में मज़ाहमत बनेगी। कौन सी, रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स मीन कि जो बैग जो है उस पे फोर्स लगाएगा। रिटार्डिंग फोर्स द फोर्स विच अपोजेज द मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। वो फोर्स जो किसी भी मूविंग बॉडी की मोशन को अपोज करती है, उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, रिटार्डिंग फोर्स का नाम देते हैं। ये रिटार्डिंग फोर्स एक्सेलरेशन को डिक्रीज करती है, उसके एक्सेलरेशन को डिक्रीज करती है रिटार्डिंग फोर्स। अब वो जो सैंड बैग होंगे, रेत के थैले जो हैं, वो उस बुलेट की मोशन को अपोज करता है, यानी वो उसको मोशन को अपोज करते हैं। वो रिटार्डिंग फोर्स की वजह से उस सैंड बैग के जो है मूविंग, उनकी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट यूटिलाइज। अब जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट, जो बुलेट के पास काइनेटिक एनर्जी थी वो यूटिलाइज हो जाएगी, इस्तेमाल हो जाएगी किस में, अगेंस्ट द वर्क डन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रैक्शन। यानी वो जो रेत के थैले उस पर फोर्स लगाएंगे, सैंड बैग की तरफ से फोर्स लगेगी, फ्रैक्शन फोर्स जिसको रिटार्डिंग फोर्स बोलते हैं, उसके अगेंस्ट वर्क डन करने में कुछ एनर्जी क्या है, उसकी यूटिलाइज हो जाएगी, इस्तेमाल हो जाएगी, एंड बुलेट स्टॉप हो जाएगा। दिस वर्क डन अपीयर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वो जो वर्क डन हुआ था बुलेट ने सैंड बैग के अंदर घुसते हुए, पेनिट्रेट होते हुए वर्क डन किया था,
वो वर्क डन जो है उसकी जो बुलेट की काइनेटिक एनर्जी है वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी। स्टूडेंट कुछ ऐसी सिचुएशन है कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास सैंड बैग है, इसमें से एक बुलेट आएगी, बुलेट इससे हाई स्पीड के साथ मूव करती हुई, वो जब आएगी तो ये बुलेट जो है सैंड बैग जो है इसके अंदर पेंट्रेट करेगी, कुछ तक यहाँ तक जाएगी। अब यहाँ तक बुलेट मूव करके जाएगी तो इसके रिटार्डिंग फोर्स जो है वो सैंड बैग की तरफ से इस पर रिटार्डिंग फोर्स लगेगी, उसकी मोशन को अपोज करेगी। लेकिन ये बुलेट जो उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी उसको यूटिलाइज करके इसके अंदर वर्क डन करके अंदर की तरफ घुसेगी, पेंट्रेट करेगी, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल की टोटल यूटिलाइज हो जाएगी। यूटिलाइज हो जाएगी किस लिए यूटिलाइज हो जाएगी? वो उसके अंदर वर्क डन करके अंदर पेंट्रेट होने में यूटिलाइज हो जाएगी। तो अब काइनेटिक एनर्जी उसकी वर्क डन में क्या हो जाएगी? यूटिलाइज हो जाएगी। तो अब आफ्टर सम टाइम जब उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी टोटल वर्क डन के यूज हो जाएगी। जब उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी तो वो बैग के उसी जिस एंड तक वर्क डन हुआ है वहीं तक वो स्टॉप कर जाएगा, उसके आगे मूव नहीं करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी वर्क डन में कैलकुलेट होती है, कन्वर्ट हो जाती है। थैंक्स स्टूडेंट। आज का होमवर्क आपका ये है कि आपने जो एमसीक्यूज हैं बुक में वो सॉल्व करने और फर्स्ट दोनों एमसीक्यू ये जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन को इनको स्टडी करना है और बुक पे एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। थैंक्स स्टूडेंट।